कहानी का शीर्षक है तुम मेरी हो। सारांश का स्थानांतरण अचानक ही चमोली में हो गया। यहाँ आकर उसे नया अनुभव हो रहा था। एक तो पहाड़ी इलाका, उस पर जान पहचान का कोई भी नहीं। पहाड़ी इलाकों में मकान दूर दूर होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहकर सारांश को ट्रैफिक का शोर, गानों की आवाज़ें और लोगों की बातचीत के तेज स्वर सुनने की आदत सी पड़ गई थी। किंतु यहाँ तो किसी को देखने के लिए भी वह तरस जाता था। जिस किराए के मकान में वह रह रहा था वह 2 मंजिला था। ऊपर के घर से कभी कभी एक बच्चे की मीठी सी आवाज़ कानों में पड़ जाती थी, पर कभी कभी आते जाते किसी से सामना नहीं हुआ था उसका। उस दिन रविवार को नाश्ता करके वह बाहर लॉन में कुर्सी पर आकर बैठ गया था। पास ही मेज पर उसने लैपटॉप रखा हुआ था। कॉफ़ी के घूंट भरते हुए वह ऑफिस का काम निपटा रहा था। तभी अचानक मेज पर रखे कॉफ़ी के मग में छपाक की आवाज़ आई। सारांश ने एक तरफ जाकर कॉफ़ी घास पर उड़ेल दी। इतनी देर में ही पीछे से एक बच्चे की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, अंकल मेरा मोबाइल। सारांश ने मुड़कर बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पास रखे टिश्यू पेपर से कॉफ़ी में गिरे हुए फ़ोन को साफ करने लगा। लाइए अंकल, मैं कर लूँगा, कहते हुए बच्चे ने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ा दिया। किंतु फ़ोन सारांश ने साफ कर दिया और बच्चे को थमा दिया। बच्चा जल्दी से फ़ोन को ऑन करने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ऑन नहीं हुआ। बच्चे का मासूम चेहरा रुआंसा हो गया। उसकी उदासी दूर करने के लिए सारांश बोला, अरे वाह, तुम्हारा फ़ोन तो छलांग मारकर मेरी कॉफ़ी में कूद गया था। अभी स्विमिंग पूल से निकला है, थोड़ा आराम करने दो, फिर ऑन करके देख लेना। चलो थोड़ी देर मेरे पास बैठो। नाम बताओ अपना। अंकल मेरा नाम प्रियांश है। पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठता हुआ वह बोला, पर यह मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा है? खराब हो गया है क्या? चिंतित होकर वह सारांश की ओर देखने लगा। शायद, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने आप छूट गया था ना फ़ोन तुम्हारे हाथ से। हाँ अंकल, मैं हाथ में फ़ोन को पकड़कर ऊपर से आपको देख रहा था, भोलेपन से उसने कहा। फिर तो पापा ज़रूर नया फ़ोन दिला देंगे तुम्हें। हाँ, एक बात और, तुम इतने प्यारे हो कि मैं तुम्हें चुनमुन नाम से बुलाऊंगा, ठीक है? सारांश ने स्नेह से प्रियांश की ओर देखते हुए कहा। बुला लेना चुनमुन कहकर। मम्मी भी कभी कभी मुनमुन कह देती है मुझे, पर मेरे पापा तो बहुत दूर रहते हैं, मुझसे कभी मिलने भी नहीं आते। अब मैं नानी से फ़ोन पर बात कैसे करूँगा? कहते हुए चुनमुन की आंखें डबडबा गई। सारांश को चुनमुन पर तरस आ गया। प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए वह बोला, चलो हम दोनों बाजार चलते हैं, मैं दिला दूंगा तुमको फ़ोन। पर अंकल, मेरी मम्मी नहीं मानेगी ना? चुनमुन ने नाक चढ़ाते हुए ऊपर अपनी घर की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे आपकी मम्मी को मैं मना लूँगा, हम दोनों तो दोस्त बन गए ना। तुम्हारा नाम प्रियांश और मेरा नाम सारांश। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। कहते हुए सारांश ने चुनमुन का हाथ थाम लिया और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर नाइटी पहने खड़ी गौर वर्ण की आकर्षक महिला शायद चुनमुन का इंतजार कर रही थी। सारांश को देखकर वह एक बार थोड़ी सकपकाई, फिर मुस्कुराकर अंदर आने को कहते हुए आगे आगे चलने लगी। भीतर आकर सारांश ने अपना परिचय दिया। उसके बारे में वह केवल इतना ही जान पाया कि उसका नाम शीतल है और उस पास के ही एक विद्यालय में अध्यापिका है। चुनमुन ने मोबाइल की घटना एक सांस में बता दी शीतल को, और साथ भी यह भी कि अंकल ने उसका नाम चुनमुन रखा है, इसलिए शीतल भी उसे इसी नाम से बुलाया करे। मुनमुन तो किसी लड़की के नाम जैसा लगता है। शीतल रसोई में चली गई और सारांश चुनमुन से बातें करने लगा। तब तक शीतल फ्रूट जूस लेकर आ गई। सारांश ने शाम को बाजार जाने का कार्यक्रम बना लिया।
शीतल को भी बाजार में कुछ काम था। पहले तो वह साथ जाने में थोड़ा झिझक रही थी, पर सारांश के आग्रह को वह टाल न सकी। तीनों शाम को सारांश की कार में बाजार गए और रात को बाहर से ही खाना खाकर घर लौटे। बाजार में चुनमुन सारांश की उंगली पकड़े ही रहा। सारांश भी कई दिनों से अकेलेपन से जूझ रहा था, इसलिए उसे भी उन दोनों के साथ एक अपनत्व एहसास हो रहा था। शीतल के चेहरे पर आई चमक को सारांश साफ साफ देख पा रहा था। वह खुश था कि पड़ोसी एक दूसरे के साथ किस प्रकार एक परिवार की तरह रह सकते हैं। उस दिन के बाद चुनमुन का अक्सर सारांश के पास आ जाया करता था। सारांश भी कभी कभी उनके घर जाकर बैठ जाता था। सारांश को शीतल ने बताया कि उसके माता पिता हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ससुराल पक्ष के विषय में उसने कभी कुछ नहीं बताया। सारांश भी अक्सर उनको अपने माता पिता व छोटी बहन सुरभि के विषय में बताता रहता था। पिता दिल्ली में एक व्यापारी थे, जबकि छोटी बहन 1 साल से मिस्र में अपने पति के साथ रह रही थी। उस दिन सारांश ऑफिस में बाहर से आए हुए कुछ व्यक्तियों के साथ व्यस्त था। एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। उसके फोन पर बार बार चुनमुन का फोन आ रहा था। सारांश ने 3-4 बार फोन काट दिया, पर चुनमुन लगातार फोन किए जा रहा था। बैठक के बीच में ही बाहर जाकर सारांश ने उससे बातें की। चुनमुन को तेज बुखार था। शीतल ने डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला दी थी और लगातार उसके पास ही बैठी थी, पर चुनमुन तो जैसे सारांश को ही अपनी पीड़ा बताना चाहता था। सारांश के दुलार से मिला वह अपनापन अपने नन्हे से मन में थाम कर रखना चाहता था। सारांश ने बैठक में जाकर सबसे क्षमा मांगी और अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाकर ऑफिस से सीधा चुनमुन के पास आ गया। उसे देखते ही चुनमुन खिल उठा। शीतल भी मन ही मन राहत महसूस कर रही थी। चुनमुन ने सारांश को अपने घर कपड़े बदलने भी तभी जाने दिया जब उसने रात को चुनमुन के घर ठहरने का वादा किया। शीतल के आग्रह पर सारांश रात का खाना उनके साथ ही खाने को तैयार हो गया। तेज बुखार के कारण चुनमुन की नींद बराबर खुल रही थी, इसलिए शीतल और सारांश उसके पास ही बैठे थे। अपनेपन की एक डोर दोनों को बांध रही थी। अपने जीवन के पिछले दिनों दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। सारांश का जीवन तो कमोबेश सामान्य ही बीता था, पर शीतल एक भयंकर तूफान से गुजर चुकी थी। कुछ वर्षों पहले वह अपनी दादी के घर हिमाचल के सुदूर गांव में गई थी। उनका गांव मैक्लोडगंज के पास पड़ता था, जहां अक्सर सैलानी आते जाते रहते थे। एक रात वह ठंडी हवा का आनंद लेती हुई कच्ची सड़क पर मस्ती से जा रही थी कि अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया। उसे स्त्री जन्म लेने की सजा मिल गई। अंधेरे में वह उस दानव का चेहरा भी न देख पाई, और वह तो अपने पुरुषत्व का दंभ भरते हुए चलते बना। उसे तो पता भी नहीं कि एक नन्हा अंकुर वह वहीं छोड़कर जा रहा है। शीतल का नन्हा चुनमुन। माता पिता ने शीतल पर चुनमुन को अनाथ आश्रम में छोड़कर विवाह करने का दबाव बनाया, पर वह नहीं मानी। लोग तरह तरह की बातें करके उसके माता पिता को तंग न करें, इसलिए उसने घर से दूर आकर रहने का निर्णय लिया। चुनमुन उसके लिए अपनी जान से बढ़कर था। मौका पाकर सारांश ने शीतल की जिंदगी की दुख भरी कहानी दोनों को सुनाई। शीतल को चुनमुन का बुखार कम हुआ तो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। सारांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रह रहकर शीतल के बारे में सोच रहा था। कितनी दर्द भरी जिंदगी जी रही है, कितनी इतनी पीड़ा सहकर भी चुनमुन का लालन पोषण ऐसा कि वह बाग का खिला हुआ फूल लगता है, टूट कर मुरझाया हुआ नहीं। पुरुष के इतने विभत्स स्वरूप देखने के बाद भी तुम मुझसे अपना दर्द बांट पाई। तुम शायद यह जानती हो कि हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता। तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हारा जितना सम्मान करूं वह कम है।
स्वयं जीवन की नकारात्मकता में जी रही हो और दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दे रही हो। तुम कितनी अच्छी हो शीतल। शीतल को मन ही मन इस तरह सराहते हुए सारांश उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। 2-3 दिनों में चुनमुन का बुखार कम होना शुरू हो गया। ऑफिस के अलावा सारांश अपना सारा समय आजकल चुनमुन के साथ ही बिता रहा था। शीतल ने स्कूल से छुट्टियां ली हुई थी, इसलिए बाहर से सामान आदि लाने का काम भी सारांश ही कर दिया करता था। उसका सहारा शीतल के लिए एक परिपक्व वृक्ष के समान था, फूलों से लदी बेल सी। वह उसके बिना अधूरा अनुभव करने लगी थी स्वयं को। स्त्री एक लता ही तो है जो पुरुष का आश्रय पाकर और भी खिलती है तथा निस्वार्थ होकर सबके लिए फलना फूलना चाहती है। चुनमुन का बुखार उतरा तो काम वाली बाई बीमार पड़ गई। दोनों घरों का काम लक्ष्मी ही देखती थी। उसने शीतल को फोन पर सूचना दी और यह सूचना जब वह सारांश को देने पहुंची तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। रात को उसकी माँ नीलम का फोन आया था। वे सुरभि के साथ 2 दिनों के लिए चमेली आ रही हैं। सिर्फ 1 सप्ताह के लिए भारत आई थी सुरभि और सारांश से बिना मिले वापस नहीं जाना चाहती थी। लगता है दोनों यहाँ आकर काम में ही लगी रहेंगी, सारांश ने निराश होकर शीतल से कहा। तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं सब देख लूँगी। शीतल के इन शब्दों से सारांश को कुछ राहत मिली और वह घर की चाबी शीतल को सौंप कर ऑफिस चला गया। सारांश की माँ नीलम और सुरभि दोपहर को पहुँचने वाली थी। शीतल ने चुनमुन की बीमारी के कारण पहले ही पूरे सप्ताह की छुट्टियाँ ली हुई थी विद्यालय से। सुरभि और माँ सारांश की अनुपस्थिति में घर पहुँच गई। शीतल के रहते उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। सारांश के आने पर भी वह सारा घर संभाल रही थी। चुनमुन भी सारांश की माँ से बहुत जल्दी घुल मिल गया। 2 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं लगा। जाने से 1 दिन पहले रात का खाना खाने के लिए शीतल ने सबको अपने घर पर बुलाया। घर की साज सज्जा, खाने का स्वाद, रहने का सलीका आदि से सारांश की माँ शीतल बहुत प्रभावित हो गई। बेडरूम में पुराने गानों की सीडी और विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का खजाना देखकर सुरभि को शीतल के शौक अपने जैसे ही लगे और वह प्रसन्नता से चहकती हुई हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का आनंद लेने लगी। चुनमुन सारांश की माँ से कहानियां सुन रहा था। देर रात भारी मन से वे शीतल के घर से आए। घर आकर भी वे दोनों सारांश से शीतल और चुनमुन के बारे में ही बात कर रहे थे। मौका पाकर सारांश ने शीतल की जिंदगी की दुखभरी कहानी दोनों को सुनाई और शीतल को घर की बहू बनाने का आग्रह किया, किंतु उसे जो शंका थी वही हुआ। माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। सारांश के इस फैसले से सुरभि यद्यपि सहमत थी, किंतु माँ ने विभिन्न तर्क देकर उसका मुंह बंद कर दिया। अगले दिन दोनों दिल्ली वापस आ गई। वापस दिल्ली आकर सुरभि 3 दिन और रही माँ के पास और फिर वापसी के लिए रवाना हो गई। माँ अपनी दिनचर्या शुरू नहीं कर पा रही थी। एक तो सबसे मिलने के बाद अकेलापन और उस पर भी सुरभि का पहुंचकर फोन न आना। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात में चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह कुछ तो करना ही होगा। उनके यह सोचते ही मोबाइल बज उठा। फोन सुरभि का ही था। मम्मा, प्रकृति का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी बेटी और दामाद सलामत हैं, सुरभि ने डरी पर राहत भरी आवाज में कहा। क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ का मुंह भय से खुला रह गया। हमारे प्लेन में कुछ आतंकवादी घुस आए थे, अपहरण करना चाह रहे थे वे जहाज का। हमारा समय अच्छा था कि अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3 कमांडो भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उन शैतानों की एक न चलने दी और हम सभी सुरक्षित अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सुरभि ने एक सांस में ही सब कह डाला। माँ ने राहत की सांस ली और उसे आराम करने को कहकर फोन काट दिया। माँ की आंखों से तो जैसे नींद पूरी तरह उड़ गई। क्या होता अगर कुछ अनहोनी हो गई होती? वे दरिंदे यात्रियों की जान ले लेते या फिर महिलाओं के साथ कुछ और। यह सोचकर माँ का कलेजा कांप उठा। उन्हें सहसा शीतल का ध्यान आ गया।
कितनी बेबस बेबस होगी वह भी उस रात। कौन चाहता है कि उसकी इज्जत तार तार हो जाए। क्या कसूर है शीतल या चुनमुन का? शीतल को क्यों यह अधिकार नहीं है वह भी बुरे समय से निकलकर नई खुशियों को गले लगाए? क्यों वह उस शैतान का दिया हुआ दुख ढोती रहे जीवन भर? सोचते हुए माँ ने एक फैसला किया और रात में ही फोन मिला दिया सारांश को। कहो अम्मा। सारांश ने ऊँगते हुए फोन उठाकर कहा, बेटा सुरभि ठीक से पहुँच गई है। मैंने सोचा कि तुझे बता दूं, वरना तू चिंता कर रहा होगा। और हाँ, एक बात और कहनी है। सुरभि 3 महीने बाद फिर आ रही है इंडिया। उसकी सहेली की शादी है। तू भी टिकट ले ले अभी से यहाँ आने का। छुट्टियाँ जरा ज़्यादा लेकर आना। जल्दी ही तुझे भी बंधन में बांध देना चाहती हूँ मैं। जिस महीने में जन्मदिन होता है उसी महीने में शादी हो तो अच्छा माना जाता है हम लोगों में। जल्दी ही तारीख बता दूंगी तुझे। अरे मम्मा, क्या हो गया है आज आपको? मेरा जन्मदिन तो पिछले महीने ही था ना। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा ठीक से। सारांश परेशान सा होता हुआ बोला। तो मैं कब कह रही हूँ कि दूल्हे का जन्मदिन ही पड़ना चाहिए? उस महीने दुल्हन का भी हो सकता है। शीतल के जन्मदिन के बारे में चुनमुन बता रहा था मुझे उस दिन। सारांश को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ माँ की बात सुनकर। फिर आश्चर्य और हर्ष से मुस्कुराते हुए बोला, पर मम्मा शीतल से तो पूछने दो मुझे। मैंने पढ़ ली थी उसकी आंखें। माँ ने छोटे से उत्तर से निरुत्तर कर दिया सारांश को। सुबह होते ही सारांश शीतल के पास पहुंच गया। चुनमुन सोकर उठा ही था। सारांश को देखते ही उससे लिपट गया। आज तुम्हारी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना? क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ पापा बनकर? कहते हुए सारांश ने चुनमुन को स्नेह भरी आंखों से देखा। चुनमुन का प्यार से सारांश के गाल चूमने लगा और शीतल भाग गई वहां से। एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ी शीतल की आंखों से टप टप बहते आंसू सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे। शीतल मुड़कर वापस आई तो सारांश के आगे सिर झुका लिया अपना। सारांश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, कह दो आंसुओं से कि दूर चले जाएं। तुम्हारे आंखों से तुम मेरी हो, अब सिर्फ मेरी।